हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं सिवी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विद सिवी में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है मूल अधिकार। आज हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी इसमें फैक्ट दिए गए हैं, जो भी जानकारी दी गई है, वो सभी लगभग प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी और पेन लेकर के तो पहले बैठ जाइएगा, क्योंकि सारे पॉइंट क्या है, नोट करने लायक है। नोट करके रट डालिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है मूल अधिकार से, कि सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकार जो है वो लिए कहाँ से लिया गया। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार था, वो लिखित मूल अधिकार कहाँ पे था, किस कंट्री में? अमेरिका में था, ठीक है। कहाँ पे था? अमेरिका में था। तो हमने भी, क्योंकि हमारे संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी देश से ली गई हैं, तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? मूल अधिकार जो हमने लिया है वो अमेरिका से लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, ठीक है। किस भाग को कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए भाग 3, ठीक है। भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। वैसे मैग्ना कार्टा जो है एक फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। और लेकिन अगर इसका प्रयोग पूछा जाए किस कंट्री में हुआ है, तो इसका प्रयोग जो हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है। शब्द तो ये फ्रांसीसी है, लेकिन प्रयोग कहाँ हुआ है? प्रयोग जो हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है। अच्छा, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है अधिकार, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे किस अनुच्छेद में मूल अधिकार को रखा गया है? तो किस अनुच्छेद में रखा गया है? 12 से 32 तक, ठीक है। 12 से 32 अनुच्छेद जो है उसमें किसको समाहित किया गया है? तो मूल अधिकार को उसमें समाहित किया गया है। चीज़ों को नोट करते चलिए, सारे पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जो अनुच्छेद 12 है, हम एक एक अनुच्छेद का पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है। भाई, आपको मूल अधिकार तो मिल गए, लेकिन राज्य क्या करेगा? संविधान हमारा कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है कि जो राज्य होंगे वो कुछ नियम और कानून लगाएंगे आपके अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए। मान लीजिए आपको जो भी स्वतंत्रता मिली है, कहीं आप उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कौन कार्य करेगा? राज्य द्वारा लगाए गए कानून, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी कानून राज्य के द्वारा ऐसा लगाया गया है कि जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वो कानून जो भी रहेगा जिससे आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में ले जा करके उस पर वाद विवाद किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा? उस कानून को खत्म या निलंबित किया जाएगा, ठीक है। अगला कौन सा है? अगला अनुच्छेद हम देखेंगे, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, मतलब कोई भी विधि जो होगी वो मूल अधिकारों से, कोई भी विधि जो होगी वो मूल अधिकारों के असंगत नहीं होगी। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वो क्या है? दरोगा है या पुलिस में है, ठीक है। वो रोज़ अपने यहाँ रात में पार्टी करता है, डीजे बजवाता है, आपको उससे दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब आपको दिक्कत होगी, आप क्या करोगे? आप जाओगे अपने पड़ोसी के पास, ठीक है। अब जैसे ही अपने पड़ोसी के पास गए तो वो आपको धमकी देगा, अरे तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? इतनी धाराएं तुम पे लगाऊंगा ना कि तुम जीवन भर बस संभलते ही रह जाओगे, संभलते ही रह जाओगे, पर संभल नहीं पाओगे। फिर वो क्या करेगा? वो आपको और भी धमकी देगा, क्योंकि उसके पास वर्दी है, ओहदा है, वो आपको और भी धमकी देगा कि मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी कटवा दूंगा, मैं आपकी बाहर आपका सीवर हुआ वो उसको कटवा दूंगा, मतलब सारी जितनी भी तरीके से हो सकता है मैं आपको परेशान कर सकता हूँ। अगर उसने आपको ऐसी धमकी दी तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है, तुम जितनी भी धमकी दे सकते हो दे दो। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे आप बताएंगे कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है,
ये संवैधानिक संस्था से संबंधित है, लेकिन ये आपके क्या कर रहा है, ये आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। तो आप किसके तहत जाएंगे, आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे या अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। लेकिन ये मूल अधिकार भी, ये जो अनुच्छेद 32 है, ये भी तब तक ही मान्य है जब तक कि देश में किसी भी तरह का कोई आपात ना लगा हो। मान लीजिए कहीं से किसी देश से युद्ध होने लगा, ठीक है, या कोई और कंडीशन हो गई, अब हमारे यहाँ आपात लग गया। अब आपका जो पड़ोसी पुलिस वाला था ना, वो कहेगा अब बताओ बच्चू, अब कहाँ तुम जाओगे, अब तो आपातकाल लग गया, अब तो अनुच्छेद 32 भी खारिज हो गया है, अब तुम क्या करोगे। तब आप क्या करेंगे, तब उसे आप बताएंगे कि बिल्कुल अनुच्छेद 32 तो खारिज हो गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 226 है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 226 है, उसके तहत अभी भी हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा करके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 232 आपातकाल के समय समाप्त हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 226 कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो क्या है, वो समता का अधिकार है। इसमें समानता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आपको भारत में कहाँ कहाँ समानताएं मिलनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए, यानी कि कानून के समक्ष आपको समानता मिलनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कानून जहाँ कोर्ट में आपने देखा होगा कि एक जो है पुतला बना हुआ रहता है, उस पुतले की आंख पे पट्टी बंधी रहती हुई है और हाथ में एक तलवार रहता है। तो वो यह प्रदर्शित करता है कि मान लीजिए जब वो न्याय कर रहा है, तो न्याय करते टाइम, न्याय की देवी जिसे हम कहते हैं, तो न्याय करते टाइम आंख पे पट्टी बंधी हुई है कानून के। आप किसी भी धर्म, जाति या कैसे भी हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। आपने अपराध किया है तो आपको सज़ा मिलेगी, तलवार लेके वो आपको काट के रख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आपके साथ न्याय भी होगा। तो पट्टी बांधने का उद्देश्य बस इतना है कि आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप काले, गोरे, मोटे, कैसे भी हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी राज्य के हो, आप उनसे वो मतलब नहीं है, बस उन्हें मतलब है आपको न्याय देने से। तो विधि के समक्ष समता किस में है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर या वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भी कोई भी प्रतिषेध नहीं कर, कोई भी विभेद नहीं कर सकते हैं। तो उस विभेद पे क्या किया गया है, प्रतिषेध लगा दिया गया है। ठीक है, उस विभेद पे क्या कर दिया गया है, प्रतिषेध लगा दिया गया है। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 16 देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जितने भी लोक नियोजन के विषय होंगे उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत और आचरण निषेध, मतलब कि जो छुआछूत होती है उसका क्या करेंगे, उसका निषेध पूरी तरह से किया जाता है। अगर अभी जल्द की ही एक घटना थी कि जो है किसी स्कूल में एक हेडमास्टर के पानी पीने का जो मटका था किसी दलित बच्चे ने छू लिया था। तो हेडमास्टर ने पीट कर इतना उसे मारा कि उस बच्चे की जान चली गई। तो उस तरह की अस्पृश्यता को कौन ख़त्म करता है, अनुच्छेद 17 जो है उसे प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान, मतलब कि अगर आप सैनिक हैं, ठीक है, या सेना में हैं या फिर आप छात्र हैं, इन दोनों को बस छोड़ के बाकी आप किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि आप हिटलर हो, आप राजा हो, आप राजकुमार हो,
इस तरह का कोई भी आचरण आप, कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। इस तरह की उपाधियों पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत लगाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक पूरा क्लियर हुआ, जिसमें क्या कहा गया है? बस समानता का अधिकार बताया गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 से 22 का है, इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 क्या करता है? आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। डिटेल में इसको आगे देखते हैं कैसे देता है। देखिए, बड़ा ही लंबा चौड़ा है, इसलिए तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि आपके जो 6 अधिकार होंगे उनको सुरक्षित रखा जाएगा। 6 अधिकार आपके कौन से हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। इसकी सुरक्षा आपको किस में मिला है? अनुच्छेद 19A में मिला है। अनुच्छेद 19B में क्या है कि आप कहीं भी कोई भी सम्मेलन कर सकते हो, बट वो सम्मेलन जो होना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। आप उसमें तीर, तलवार या चाकू या किसी भी तरह का हथियार नहीं लेके जा सकते हैं। मतलब आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। आप संघ बना सकते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आप संघ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 19 का डी क्या कहता है कि संचरण कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आप आ जा सकते हैं, आप पे किसी भी तरह का कोई भी प्रतिषेध नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी। पहले था कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में भी आप जा कर के निवास कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में जा कर के निवास कर सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, आप किसी और जो है लास्ट वाला क्या कह रहा है कि वृत्ति का जो अधिकार है उस पे भी कभी भी आप पर रोक नहीं लगाया जाएगा। अगला कौन सा है? अगला है अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20 कह रहा है कि जो आपके, मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया है ना, और आपकी दोष की सिद्धि भी हो गई है, तो इसके संदर्भ में भी आपको कुछ संरक्षण मिलते हैं कि अगर मान लीजिए भारत इतना अच्छा देश है, यहाँ का जो कानून है इतना अच्छा बनाया गया है, मानवता को इतना ध्यान में रखा गया है कि अगर आप अपराधी भी है ना, फिर भी आपके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होगा। मतलब कि अमानवीय व्यवहार का मतलब ये नहीं है, जो भी आपको सज़ा मिली है आपको उसी सज़ा के तहत ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जेल में ले जाके आपको चाहे जितना मारे पीटे जो भी करे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो आपके साथ। वो क्या करेंगे? जो कोर्ट ने सज़ा सुनाई है उसी सज़ा को ही बस माना जाएगा। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि आपको सांस लेने, जीने का, ठीक है, अधिकार है और उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। अगला कौन सा पॉइंट है? अगला है अनुच्छेद 22। देखिए, आप लोगों से एक अनुरोध है कि जितने भी पॉइंट हैं सबको नोट करते चलिए। सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेपरेट पूछे जाते हैं। इस तरह से कि अनुच्छेद इस तरह से देके पूछा जाता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये किस में है? अनुच्छेद 22 में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 23 से 24। अब 23 से 24 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता है। अगर कोई आपका शोषण करता है तो आप कहाँ जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ठीक है, क्या क्या निषेध किया गया है देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 23 है इसमें क्या कहा गया है? बालात श्रम का प्रतिषेध, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनसे किसी भी तरह का कोई भी श्रम नहीं करवाया जाएगा। ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 24 में। और जबकि अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बच्चों से श्रम नहीं करवाया जाएगा, बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों से जो कार्य करवाया जाता है, मजदूरी करवाई जाती है, उस पर गवर्नमेंट, भारत का संविधान जो है वो क्या करता है?
प्रतिषेध लगा देता है, निषिद्ध कर देता है। किसी भी कारखाने में या कहीं भी बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 24 को। आप अनुच्छेद 23 को और 24 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती करने का पूरा चांस है। ठीक है, अनुच्छेद जो 23 है ये क्या कहता है? ये बालात श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, जबकि 24 क्या करता है? ये कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 25 से 28। ये क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो धर्म की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? 25 से 28। अब हम 25 से 28 तक को देख लेते हैं। तो 25 से 28 में क्या है? पहला जो 25 है वो क्या कह रहा है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब अगर अंतर्मन से आप किसी धर्म को मानते हैं, ठीक है, उसका आचरण करना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य का प्रबंध करना चाहते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हो गया, ठीक है, लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, है ना, रुद्राभिषेक करवाते हैं, दुर्गा पूजा की स्थापना करते हैं, दीपावली मनाते हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको रोका नहीं जाएगा, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप मुहर्रम उठाना चाहते हैं तो भी आप कीजिए, आपको कहीं नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के लिए स्वतंत्रता। मान लीजिए आप किसी अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाना चाहते हैं। हाँ, ये कर जो है ये कर मजबूरी नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है, क्योंकि जितने भी आपको मूल अधिकार मिले हैं ना, उनकी कुछ न कुछ शर्तें भी हैं। तो आप मजबूरी या मजबूर करके किसी को नहीं ले सकते, लेकिन आप कर लगा सकते हो। जैसे मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि उनके यहाँ जो मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि जो पूरे साल का इनकम होता है उसका कुछ पार्ट वो दान में निकाल देते हैं, कर के रूप में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कर पे गवर्नमेंट या संविधान रोक नहीं लगा सकती है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब सीधा सीधा कहने का यही मतलब है कि आप अगर गुरुकुल चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं, आप मदरसा चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत चला सकते हैं? तो अनुच्छेद 28 के तहत चला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 29-30 क्या कहता है? अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसके? अल्पसंख्यक के, ठीक है, अल्पसंख्यक के। क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, आपसे ये पूछेगा कि अल्पसंख्यकों से संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 29 और 30 में है। पीसीएस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा आगे भी जा सकता है। संस्कृति और शिक्षा, लेकिन किसकी संस्कृति और शिक्षा? तो अल्पसंख्यकों की। जैसे ही अल्पसंख्यकों की बात आए आप अनुच्छेद 29 और 30 को ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 29? अनुच्छेद 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। जैसे जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ पंजाबी हैं अल्पसंख्यक, मुस्लिम हैं अल्पसंख्यक, तो जो जिन्हें भी अल्पसंख्यक माना गया है, इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा किस में दी जाएगी? अनुच्छेद 29 में दी जाएगी। अनुच्छेद 30 में क्या किया जाएगा? इनके शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, ठीक है। अगर ये अपने शिक्षा संस्थान बनाना चाहते हैं, प्रशासन करना चाहते हैं उस पर, तो उसके लिए उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 32 क्या है। अनुच्छेद 32 जो है, इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिए, हालांकि मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, प्रस्तावना वाले वीडियो में, लेकिन इसमें भी आप नोट कर लीजिएगा। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है ना, ये क्या है? ये संविधान की आत्मा है।
बार बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है। तो किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 32 में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। मतलब कि आपसे क्वेश्चन देखिए, उससे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में या न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे कि है। क्वेश्चन पूछा गया है इसी तरह से कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है? तो है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। इसमें 5 तरह की रिट भी जारी की जाती है। रिट जिसे हम याचिका कहते हैं, है ना। 5 प्रकार की रिट होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो पहला कौन सा होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। और चौथा होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, चौथा होता है अधिकार परीक्षा। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है उत्प्रेषण। ठीक है, पांचवा कौन सा है? पांचवा है उत्प्रेषण। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को जेल हो गई। अब वो जो जेल हो गई है, अपराधी को कोर्ट में शामिल करना है, कोर्ट के सामने ले जाना है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना है कि जिस भी अपराधी को हमने हिरासत में लिया था वो अपराधी सकुशल है, उसके साथ किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया है। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। तो कोर्ट क्या करेगा? वो आदेश देगा परमादेश के तहत। जबकि प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। और उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि बिना वारंट के आप किसी को भी गिरफ्तार करके हिरासत में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट जो है वो कौन जारी करता है? तो 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अब अनुच्छेद 31 देखते हैं। अनुच्छेद 31 जो है ना, वो संपत्ति से संबंधित अधिकार था। पहले ये जो था हमारा मूल अधिकार था, लेकिन अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। पहले मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन जो संपत्ति से संबंधित मूल अधिकार है, अब इसको क्या कर दिया गया है? इसको संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो मूल अधिकार होते हैं उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं इसे कुछ नियमों के तहत आपसे वापस या किसी सिचुएशन में इसे रोका जा सकता है। किस अनुच्छेद में अब कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसे अनुच्छेद 300 में कर दिया गया है। ठीक है, किसमें कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 में कर दिया गया है। इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो आयोग है ना, एग्ज़ाम लेने वाला कमीशन, वो क्या करता है? वो ऐसे क्वेश्चनों को नहीं ध्यान में देता है जो क्वेश्चन पॉजिटिव होते हैं उन्हें नहीं, बल्कि जो बातें निगेटिव होती हैं उनको ज़्यादा पूछता है। ठीक, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।